नमस्कार। हमारे साथ में इस समय नर्मदीय लोक के वर्तमान में नर्मदीय लोक के संस्थापक और संपादक श्री दिनेश साकल्ले जी बैठे हैं और नर्मदा प्रखर के जो श्रृंखला चल रही है उसमें हम आज मिलने आए हैं। अक्षय नर्मदा के संस्थापक भी आप रहे हैं, पेशे से वकील हैं, समाज में बहुत सा काम किया आपने और आप समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और पूरे समाज में आपके कार्यों की प्रशंसा भी होती है। आइए आपसे आज जानते हैं कि हमारा समाज कब के जो कार्यकारिणी है या कार्य है वो कब से और कैसे प्रारंभ हुए और आज किस स्थिति पे हम लोग पहुंच चुके हैं। हर सभी को नमस्कार। मैं समाज में ऐसे तो बचपन से ही सामाजिक कार्यों में जुड़ा हूँ, किंतु सक्रिय रूप से 1974-75 से आया हूँ। घर में प्रारंभ से ही सामाजिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। पिताजी स्वर्गीय पंडित तुलसीराम जी साकल्ले टिमरनी से 1932-33 में इंदौर आए थे। उन्होंने यहाँ पे विष्णु सहस्त्रनाम मंडल की स्थापना की, संस्थापक अध्यक्ष रहे। 1960 तक वे विष्णु सहस्त्रनाम मंडल इंदौर के अध्यक्ष रहे और उसी के मार्फत इंदौर में नारदी ब्राह्मण समाज की समस्त गतिविधियाँ चलती थी। उस समय पंडित रामकृष्ण जी शास्त्री का उनको बहुत ही सानिध्य मिला। स्वर्गीय डॉक्टर राधाकृष्ण पाराशर जी का सहयोग रहा और उन पिताजी के बाद वे यहाँ के अध्यक्ष बने। उस समय नारदी ब्राह्मण समाज की पहचान ही विष्णु सहस्त्रनाम मंडल के माध्यम से होती थी। हरदा क्षेत्र के या कहीं भी के भी ग्रामीण लोग आते थे। धर्मशालाएं नहीं होती थी तो परिवारों में ही ठहरते थे। एमवाय अस्पताल बहुत बड़ा बना था। इलाज के लिए, सांघातिक बीमारियों के इलाज के लोग आते थे तो रिश्तेदारों के घर में ही ठहरते थे। समाज में उस समय जो व्यवस्था थी, समाज के लोग धर्मशाला में रुकना पसंद नहीं करते थे, होटलों में खाना पसंद नहीं करते थे। तो अध्यक्ष के नाते पिताजी ने ड्यूटी लगाई थी अपने समाज के कार्यकर्ताओं की, जिनमें स्वर्गीय रामचरण जी कोठारी, हरगोविंद जी चौरे, स्वर्गीय हरनारायण जी चौरे, स्वर्गीय राम गोपाल जी चौरे बड़े मुनीम, स्वर्गीय छोटे मुनीम स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद जी चौरे बड़े मुनीम, बलवंत राव डोंगरे, गणपत राव डोंगरे जी, स्वर्गीय नररा प्रसाद जी पारे साहब, स्वर्गीय गौरीशंकर जी पारे साहब, और इन लोगों की बहुत अच्छी टीम थी। तो पिताजी ने ड्यूटी लगे, सब मल्हारगंज, जुनिंदौर और आपके इमली बाजार क्षेत्र में रहते थे। तो यदि एमवाय में कोई समाज का व्यक्ति आके भर्ती होता था तो उसके खाने पीने का जो इंतजाम होता था, तो ड्यूटी लगती थी कि आज फलाने के यहाँ से टिफ़िन जाएगा, कल उसके यहाँ से टिफ़िन जाएगा। जितने भी यानी सामाजिक बंधु आते थे उनके खाने की व्यवस्था समाज के ही द्वारा होती थी। अच्छा, तो मतलब ये बचपन से आप अपने सामने देख ही रहे हैं। हाँ, आप कब से समाज सेवा से जुड़े हैं? समाज से तो खैर बचपन से घर से जुड़ा हूँ, पर क्या है, सक्रिय रूप से 70-71 के बाद से जब से होश संभाला। अच्छा। 75 में मैंने अक्षय नर्मदा पत्रिका प्रारंभ की। हाँ। बेरोजगार यानी शिक्षण चल रहा था और लेखन में रुचि थी। उस समय फ्री भी थे, समय भी था और लेखन में रुचि थी। एक दिन बैठे बैठे विचार आया, अभिन्न मित्र समाज के साथी भाई अशोक टेमले जी से मैंने विचार विमर्श किया कि क्यों नहीं समाज में पत्रिका है, अपन नारदी समाज की पत्रिका प्रारंभ करें। विचार तो आ गया, पूंजी कहाँ से लाएं, परिवार से ले नहीं सकते थे। उस समय इंदौर में शिक्षण समिति के चुनाव होना थे, उस डॉक्टर बिल्लोरे प्रत्याशी थे।
हम दोनों उनके पास गए। हमने कहा भाई हम पत्रिका निकाल रहे हैं इंदौर से और आपका सहयोग चाहिए। उन्होंने हमको 101 रुपया दिया। मैंने पत्रिका का रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म जमा कर दिया था, पहले ही जमा कर दिया था। 3-4 नाम दिए थे, अक्षय नर्मदा, नर्मदा प्रवाह। तो अक्षय नर्मदा सेंक्शन होके आ गया और हमने पत्रिका प्रारंभ कर दी। शुरुआत में 8 पेज की निकालते थे। पत्रिका निकालने के बाद ये सोचा कि भाई इसका प्रचार प्रसार भी होना। उसका वार्षिक मूल्य हमने 6 रुपये रखा, क्योंकि हमने एक गणित लगाया था कि भाई इतने से अपना साल भर का अंक निकल जाएगा। लंबी सोचनी थी, सिर्फ ये था कि पत्रिका निकालना है। इंदौर में कुछ मेंबर बनाए, साइकिल से दोनों जाते, लोगों को मेंबर बनाते, कई स्वीकार करते, कई अस्वीकार कर देते, पर एक दायरा बढ़ता गया। उसके बाद कहीं भी हमने क्राइटेरिया बनाया था, 30-40 रुपये यानी जेब से खर्च करते थे। 30-40 रुपये तक का आने जाने का खर्चा है। एक तरफ का भी किराया 20 रुपये। उस समय किराया बसों का सस्ता था, बसें सस्ती थी उससे। हरदा, टिमरनी, बड़वा, धार। तो हमने क्षेत्र बांट लिए थे। अशोक भाई निमाड़ एरिया में जाते थे, क्योंकि हरसोद में उनके मौसा जी थे, खालवा में थे, खंडवा में उनके रिलेटिव थे। सर, ये अक्षय नर्मदा जो आपने चालू किया था, जगह जगह साइकिल से जाना, हाँ। और साथ में वहाँ से जो सफ़र चालू हुआ था, आज बाइक तक सफ़र आ गया और अक्षय नर्मदा से लेकर आप नर्मदी लोक तक आ चुके हैं। कई सारी इकाइयाँ होगी, कई सारे चुनाव हुए होंगे, कई महासभा निकल गई होगी आपके आंखों के सामने से, कई सारा अनुभव भी होगा। महासभा के कार्य जो किए हैं काफ़ी अच्छे हुए होंगे पुराने समय में, जैसी व्यवस्थाएं रही उस हिसाब से उन्होंने किए होंगे। आपको क्या लगता है, क्या कमियां रह गई है जो होना थी या हो नहीं पाई? किसी को दोष नहीं है, लेकिन हम उस पर एक विचार कर सकते हैं। नहीं, महासभा बहुत अच्छा प्रकल्प है। अखिल भारतीय का जो हमारा संगठन है, 1977 में स्वर्गीय बाबूराव जी पटवारी महासभा अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे और अशोक भाई को कोऑप्ट मेंबर कार्यकारिणी में बनाया था और नामदी लोग को उन्होंने समाज का मुखपत्र घोषित किया था। 200 रुपये सालाना वो देने की घोषणा की थी। अच्छा। वे जब तक रहे, जीवित रहे, उन्होंने 200 रुपये सालाना आर्थिक मदद दी। उनका बहुत अच्छा सानिध्य मिला, मुझे मार्गदर्शन भी मिला। महासभा के जो कार्य हैं, उस समय तो क्या होता था कि सर्वानुमति का ज़्यादा महत्व था, प्रतिष्ठा का महत्व था। चुनाव की कोई वो नहीं होती थी। चुनाव होते थे, प्रत्याशियों के नाम आते थे कि भाई ये प्रत्याशी हैं, पर जो व्यवस्था थी उस जमाने में, जैसे हरदा में चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ जो स्वागत समिति थी वो एक चयन करती, चयन में उनका दखल रहता था। बाकी पूरे समाज के जो इकाई जो रहती थी, प्रांतीय इकाइयाँ, उनका तो रहता ही था। पर जैसे बाबूराव जी पटवारी हरदा सम्मेलन में अध्यक्ष चुने गए थे महासभा के, उन्होंने भी बहुत काम किए। उसके बाद जो मैंने अटेंड की है 1979 में हरदा में स्वर्गीय गोपी कृष्ण जी पाराशर जज साहब जो थे, वो उपाध्यक्ष थे हरदा प्रांत के। उन्होंने एक बैठक आहूत की थी। एक बैठक ओमकारेश्वर में हुई थी, उसमें हम लोग गए थे। महासभा की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और स्वर्गीय मुंशी मलता, शिवशंकर मलतारे मुंशी जी, मैं, भाई अशोक टेमले, हरनारायण जी चौरे, इंदौर में सम्मेलन के लिए ओमकारेश्वर में हम आमंत्रण लेके आए थे। उस समय क्या होता था, सम्मेलन करने के लिए आमंत्रण देना पड़ता था कि हम सम्मेलन करने के लिए तैयार हैं। 1970 में हरदा में सम्मेलन हुआ। उसके बाद से
खंडवा को बुलाना था सम्मेलन, पर किसी कारण से खंडवा वालों ने नहीं बुलाया। इंदौर में हमने जब युवा मंडल का गठन किया, यहाँ पे बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे, श्री नारायण जोशी, सुनील उपाध्याय, अशोक भाई टेमले, गणेश भारद्वाज। तो हमने यहाँ इंदौर में टिफिन पार्टी शुरुआत की थी, इंदौर में समाज को मिलाने के लिए। टिफिन पार्टी भी काफी जी फेमस हाँ, रही थी, शायद हाँ, नेहरू पार्क में होती नेहरू थी। पार्क में। और चूंकि आपने बात की है युवा लोग काफी जुड़े हुए थे। जी। वर्तमान महासभा में भी हम देखते हैं कि युवा महासभा एक बनी हुई है। कोशिश उन्होंने अपने लेवल पे कुछ की नहीं की, पता नहीं मुझे, लेकिन युवा महासभा होने के बावजूद भी युवा लोग जो हैं आज के परिदृश्य में हम देखें तो वो समाज से जुड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, समाज से जुड़ने युवा इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं कि सक्रियता जो युवा में होना चाहिए। हाँ। उस समय हम युवा थे, हमने खुद ने गठन किया इंदौर में युवा मंडल का, सिर्फ इसलिए कि समाज का मदद करना। इंदौर में जो युवा मंडल का मैंने अशोक टेमले और नारायण जोशी जी ने गठन किया था, हम लोगों ने क्या किया था कि इंदौर में जैसे शादियां होती थी, समाज में शादियां होती थी, 400-400 लोग पंगत में बैठते थे। उस समय पंगत होती थी, बफे का समय नहीं था। तो हम हमारे युवा मंडल को आमंत्रित करते थे लोगों, और पूरी व्यवस्था हम संभालते थे। भोजन परोसने की, पत्तलें खैर उठाने के लिए तो लोग रहते थे, पर परोसगारी जो थी वो युवा मंडल को सौंप देते थे, व्यवस्था सौंप देते थे कि बारात आएगी तो आपको ये संभालना है। भले ये कई बार ये होता था कि हम वहाँ खाना भी नहीं खाते थे जी, इतनी सक्रियता थी। तो जब टिफिन पार्टी हमने शुरू की तो यहाँ पे शिवशंकर जी मलतारे मुंशी थे, उनके मन में आया कि भाई ये युवा इतने सक्रिय हैं इंदौर में, तो इनके माध्यम से अपन सम्मेलन आयोजित करवा सकते हैं। उन्होंने हमसे, हमारी कमेटी से बात की। हाँ। उसके पहले हम 1978 में खंडवा में अखिल भारतीय युवा सम्मेलन आयोजित करवा चुके थे। अच्छा, तो जिसमें सुरेश शास्त्री अध्यक्ष चुन के आए थे। जी हाँ। तो अखिल भारतीय नारदी ब्राह्मण युवा संगठन के अध्यक्ष बन के आए थे। तो वो हम लोगों ने आयोजित करवाया था। उसके बाद जब यहाँ पे हुआ तो युवा बहुत सक्रिय थे। हरदा में स्वर्गीय गोपी कृष्ण जी पाराशर जज साहब ने बैठक आयोजित की। उसमें 4 महासभा अध्यक्ष के लिए 4-5 नाम थे। चूँकि ये इंदौर में था, मालवा प्रांत का ने आहूत किया था सम्मेलन, तो उसमें स्वर्गीय भारद्वाज, शिव कुमार जी भारद्वाज और बीके नीलोसे जी, इन सब के नाम थे। तो चूँकि स्वागत समिति का ज़्यादा दखल रहता था, अच्छा। तो वहाँ पे हमारे वोटिंग से बीके नीलोसे जी को महासभा अध्यक्ष के लिए चयनित किया गया था। अच्छा, इन्हें नाम आए थे, चर्चा हुई लंबी चौड़ी। नहीं ये तो काफी अच्छी। 51 वोटों का महासभा कार्यकारिणी सदस्यों का तभी से चला रहा है। अच्छा, नहीं, स्वागत समिति चालू है। दादा, मतलब कार्यकारिणी का हस्तक्षेप तभी से चला आ रहा है एक अध्यक्ष को चुनने के लिए? नहीं, कार्यकारिणी का हस्तक्षेप नहीं था, कार्यकारिणी का कोई हस्तक्षेप नहीं था। कार्यकारिणी तो सिर्फ बैठक आयोजित करती थी। स्वागत समिति का ज़्यादा हस्तक्षेप होता था, क्योंकि भाई हम सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं तो हमारे यहाँ कौन मुख्य अतिथि होगा, कौन अध्यक्षता करेगा, वो अच्छा पद जो होता था कोई राजनीतिक नहीं था, एक गरिमा का पद होता था कि अच्छा। समाज को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मिलता था कि भाई इसका हम सम्मान कर रहे हैं। नहीं, मतलब अभी गरिमा चली गई कहीं? गरिमा तो वही है, किंतु अब क्या है, राजनीतिकरण हो गया है। सन 2000 में पीसी शर्मा जी उस समय विधायक थे, तो समाज का भला होगा ये सोच के उनको तो महासभा अध्यक्ष तो समाज सेवी और निर्वाचित किया। राजनीति एक दूसरे के पूरक नहीं समझे जाते हैं आपकी उसमें, आप अगर ऐसा समझते हैं? समाज क्या होता है, राजनीतिक व्यक्ति जो है वो पहले अपनी राजनीति देखता है।
दादा इसमें ये नहीं, बात थी। एक उदाहरण दूं मैं आपको। हाँ टिमरनी में अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। महासभा अध्यक्ष पीसी शर्मा जी थे, उनकी अध्यक्षता में बैठक होना थी, पर चूंकि वो मध्य प्रदेश झुग्गी झोंपड़ी प्रकोष्ठ के भी अध्यक्ष थे, तो जब वो महासभा अध्यक्ष के रूप में टिमरनी आए तो झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में उनका स्वागत रख लिया। तो पहले वो उनको वहाँ जाना पड़ा, उसके बाद समाज में तो आए। दादा उसमें एक चीज़ ये मेरा क्वेश्चन था कि यदि समाज में, जैसे कि अभी पारे जी ने पूछा था कि राजनीति यदि होती है वो भी समाज का एक आईना होता है, राजनीति जो होती है, और राजनीति में यदि समाज का कोई महासभा का अध्यक्ष यदि कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है तो क्या वो समाज को फायदा नहीं पहुंचा सकता है? समाज को तो बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं, पर होता क्या है कि सामाजिक कार्यों में उतना समय नहीं दे पाते हैं। वो मार्गदर्शन कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, किंतु जो सामाजिक कार्यों में उपस्थिति की आवश्यकता होती है उनका अपना एक अलग कार्यक्रम होता है। इसलिए अब जैसे राजेश जी डोंगरे जी हाँ। नर्मदा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे उस समय, वो महासभा अध्यक्ष बने। काम उन्होंने भी किया, समाज का भी काम किया, क्योंकि शुरू से सामाजिक कार्य करता रहे, पर क्या हुआ कि समाज की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाए। अच्छा, ये थोड़ा सा ये परेशानी है। आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए समाज में जाने जाते हैं। वर्तमान में भी एक परिदृश्य ऐसा घटित हुआ जब इंदौर को चार क्षेत्र संयोजकों में विभाजन किया, तो उसमें मैंने ऐसा सुना है कि आपकी मंशा भी थी कि इंदौर बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको 4 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाए। पर एक मैसेज फिर आपके नाम से बड़ा फ्लोट हुआ जिसमें स्पष्ट था कि ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है और ये सारे कार्य जो हैं बगैर किसी कार्यकारिणी और बगैर किसी सलाह के किए गए। जो पद दिए गए वो एक तरह से बंदरबाट थी। तो इसके ऊपर बहुत एक बवाल मचा। थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि अगर उसमें आप सहमति थी आपकी, तो फिर ये मैसेज क्यों? ये प्रारंभिक योजना मेरी ही थी। इंदौर नगर में 2005 के बाद इंदौर इकाई के कोई चुनाव नहीं हुए। हमने गजेंद्र बिल्लोरे जी के बाद माननीय शैलेंद्र जी पुरे को इकाई अध्यक्ष निर्वाचित किया था। उस समय कुछ संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मिलकर उनका चुनाव किया था। नैतिकता ये कहती थी कि भाई 5 साल के बाद उन्होंने चुनाव ऑर्गेनाइज करवाना था। खैर जो एक मिनट, किंतु शैलेंद्र पुरे साहब इतने कर्मठ व्यक्ति थे कि किसी को भी विरोध करने का साहस नहीं हुआ। आज भी मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे संबंध है, पर और ये योजना मेरी ही थी। इंदौर पहले पूरा इंदौर जिला हुआ करता था इकाई में। महू इकाई अलग हो गई, राऊ इकाई अलग हो गई, और इंदौर जिले को जो बनाया हुआ है सिर्फ 4 वोट की पात्रता है, जबकि इंदौर जिले में अलग अलग कई इकाइयाँ बन सकती है। आज एक उदाहरण दूं मैं, सिमरोल के पास दत्तोदा गांव है, वहाँ पे 40 परिवार रहते हैं समाज के। सिमरोल में 10-15 परिवार है, ये पूरा एक इकाई हो सकता है। सांवेर देपालपुर मिला के यानी उधर भी काफ़ी लोग हैं, एक इकाई वो हो सकती है। अभी इंदौर को जिन 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, क्षेत्र क्रमांक 2 के अध्यक्ष श्री दिनेश बिल्लोरे को तो मैंने डिक्लेयर किया है कि वे हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष होंगे। और उन्हीं के ऊपर आपका विरोधाभास भी? नहीं, उनके लिए व्यक्तिगत कोई विरोधाभास नहीं। मेरा ये कहना था कि भाई अपन जो अध्यक्ष बना रहे हैं इनको आप ये दायित्व सौंपो कि अपने एरिया में ये एक वोटर लिस्ट बनाए। समाज के कितने बालिग लोग और कितने परिवार आपके क्षेत्र में रह रहे हैं। दादा सुनने में ऐसा ही आ रहा है कि विरोधाभास आप ही का था, इसलिए नर्मदा जयंती भी 2 मनी। नहीं, वो अलग बात है। पहले मैं बता दूं, उसके बाद आपका जवाब देता हूं मैं। मेरा ये था कि इंदौर को 4 इकाइयों में बांटा जाए, हर इकाई में पूरे वोटर तय हों,
बालिग जो समाज के लोग रह रहे हैं उनके वोटर तय हो। तो ये जो 4 अध्यक्ष है, चूँकि लॉकडाउन था तो मैंने कहा भाई अब चूँकि वो दुनिया चल रही है तो आप व्हाट्सएप पे आप इकट्ठे कर लो लोग उनके कि भाई आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो एक लिस्ट बन जाती है। आज यदि इस एरिया में 500 परिवार रह रहे हैं, 2000 है, तो आपकी वोटिंग पात्रता बढ़ जाएगी। विरोध किसी का नहीं है। मेरा कथन ये है कि इंदौर जो 4 क्षेत्रों में बांटा है, आज गाँव शिंदे जी का भी नाम मैंने सजेस्ट किया था तिलक नगर क्षेत्र से, तो भी कोई गतिविधि नहीं। आज जो अध्यक्ष बना है सिर्फ नाम के लिए, यानी लोग चाहते हैं, काम चाहते हैं आपसे। मैं निष्क्रिय बैठा हूँ या मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को कोई नहीं पूछेगा। तो दादा ये स्थिति तो कमोवेश कई इकाइयों में है जहाँ अध्यक्ष बन के लोग बाग बैठे हुए लेकिन काम करना नहीं चाहते हैं। नहीं तो अब ये क्या है कि महासभा का तो कोई दखल है नहीं इकाई पे, न कोई वो है, और जो बन के बैठे वो समाज के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अच्छा, नंदानगर क्षेत्र में 2 जो वो हुए हैं, तो ये क्या है, हर जगह ये होता है वर्चस्व वाली की राजनीति। हाँ, अच्छा ये काफ़ी यानी क्या हुआ कि दिनेश बिल्लोरे जी ने जो परिचय सम्मेलन आयोजित किया, उसमें सिर्फ परिचय सम्मेलन का था। जी हाँ। इंदौर में स्वर्गीय सतीश जोशी और स्वर्गीय केसी पारे साहब ने बजरंग नगर में नर्मदा जयंती उत्सव मनाना प्रारंभ किया था, और हम लोगों ने हमारे इधर के कार्यकर्ताओं के प्रेरणा से केसी राज जी ने अपने घर के सामने दुर्गा मंदिर में मां नर्मदा की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। हर साल हम सुबह से जाके वहाँ यहाँ के कार्यकर्ता या जो भी नया जोड़ा होता था वहाँ जाके अभिषेक करता था, और शाम को हम लोग विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, महिलाओं के भजन और भंडारे का आयोजन करते थे। सतीश जोशी जी का निधन हो गया, उसके बाद गए साल नर्मदा जयंती शायद कहीं और मनाई गई। इस साल हमने तय किया कि अपन यहाँ पे नर्मदा जयंती मनाएंगे, क्योंकि भाई नर्मदा जी की मूर्ति यहाँ स्थापित है। उन्होंने अपने कार्यक्रम की अलग से घोषणा पहले कर दी थी, और यानी उसमें नर्मदा जयंती का कोई वो नहीं था। अच्छा, वो तो क्या हुआ जब, हाँ, ये तो पारंपरिक रूप से मनती थी। अच्छा, जो मंदिर में हाँ, मनाते हैं वो पुरानी मनाई वो जाती है। शुरुआत से मनती रही है। अच्छा, यानी नंदानगर विष्णु सहस्त्रनाम मंडल के तत्वाधान में मनती थी ये। अच्छा, अच्छा। और सब पूरे यानी कम से कम 300-400 लोगों का और एरिया के लोगों का भंडारा होता था, और हमने वही प्रणाली प्रारंभ की। और ये जो नर्मदा जयंती उत्सव मना, हमने न पहले न बाद में किसी से कोई चंदा नहीं लिया जी। यानी लोगों वहाँ पे देने भी आए कि हम 501 रुपये दे रहे हैं, हमने हाथ जोड़ दिए कि भाई अगले साल के लिए आप अभी से वो कर लेना, जब भी कार्यकारिणी की मीटिंग होगी आपको आमंत्रित करेंगे। तो यदि ये कोई बोल रहा है कि भाई मेरे कारण हुआ है तो ये गलत है। पारंपरिक होता था वो उत्सव। दादा ये चंदे वाली प्रथा को क्या गलत मानते हो? नहीं, चंदे वाली प्रथा कोई गलत नहीं है, किंतु क्या होता था कि मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूँ। आदमी देता था 10 रुपये और हिसाब 1000 का मांगता था। होता क्या था कि कई बार बैनर बांधने के लिए साहब रस्सी नहीं है, कार्यकर्ता दौड़ के लाया, बैनर लेके आया तो उसका तो कोई वाउचर लेके आएगा। अच्छा दादा, तो आप ये बताइए कि यदि कोई व्यक्ति चंदा देता है तो जिस संस्था को चंदा देता है उसका तो फर्ज बनता ही है कि हिसाब सामने रखें। नहीं, बिल्कुल हिसाब रखना चाहिए। हमने भी यहाँ कार्यक्रम जो किया, नर्मदा जयंती का कार्यक्रम किया। नहीं, मेरा आप पे नहीं है, मैं जनरल क्वेश्चन। नहीं, जनरल होना चाहिए, बिल्कुल हिसाब देना चाहिए, क्योंकि भाई समाज है, इसमें पारदर्शिता जरूरी है। इकाइयों में भी ऐसा होता है कि चंदा लिया जाता है, कई बार वो हिसाब ही नहीं प्रस्तुत किया जाता है। कई जगह का, एक पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहा, कई जगहों पे ऐसा होता है। होता है ना, होता है। आपके हिसाब से उनके लिए क्या संदेश हो सकता है? नहीं भाई, हिसाब तो होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो, कोई भी संस्था हो, प्रस्तुत करना चाहिए समाज के समक्ष, समाज के सामने।
क्या होता है कि जो काम कर रहे हैं एक एक पैसे का हिसाब नहीं रख सकते। मोटा खर्चा भी होता है, जेब से भी खर्चा होता है, समय खर्चा होता है, तो उसमें क्या अविश्वास उत्पन्न होता है। कार्यकर्ता कोई रुपए नहीं खाता, मेरे को मालूम है। जी हाँ। जेब से लग जाता है, समय व्यय होता है, किंतु हिसाब यदि होगा तो ये पारदर्शिता रहेगी, समाज का विश्वास रहेगा। जी हाँ। शुरू से ये रहा है। यानी इंदौर विष्णु सहस्त्रनाम मंडल के भी वार्षिक उत्सव होते थे, कार्यक्रम बहुत अच्छा होता था। झगड़े कहाँ होते थे कि तुमने वो नींबू खरीद के लाया, उसका हिसाब नहीं दिया। पर ये नहीं देखा कि बेचारा 5 किलोमीटर चल के गया, तुमने बोला नींबू लाना है, नींबू लेके आया दौड़ के। जी हाँ। और उस समय तुमने पैसे नहीं दिए। अभी इकाइयों के लिए आपने वर्चस्व की बात कही थी, कई इकाइयों में वर्चस्व की बात है, इसलिए अध्यक्ष अपने आप को बदलना भी नहीं चाहते। तो क्या हमारा महासभा का संविधान इतना लचर है कि हम इकाइयों में चुनाव की बात तय समय पे नहीं कर पाते, इस कारण से हम चुनाव नहीं हो रहे हैं? महासभा का दायित्व होता है कि वो इकाइयों पर ध्यान दे। 2000 में हमने इंदौर में इकाई के चुनाव करवाए थे। पीसी शर्मा जी महासभा अध्यक्ष थे। हमने उनको बाकायदा सूचना दी। उन्होंने श्री रमेश चंद्र पाराशर एडवोकेट साहब को और एक और सदस्य को प्रतिनिधि के तौर पे भेजा था कि ये हमारे प्रतिनिधि रहेंगे इकाई के चुनाव में। और इंदौर में बाकायदा हमने बैलेट पेपर छपवा कर उंगलियों पे निशान लगा के लोगों से वोटिंग करवाई। अरे वाह, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने जो बताया है, बैलेट पेपर से चुनाव। आपके हिसाब से क्या सभी इकाइयों में और यहाँ तक कि महासभा के भी चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों, क्या होता है कि आज जो संविधान बना है 2020 का संविधान, ये फरवरी में बन गया था, किंतु अगस्त तक इसको प्रस्तुत नहीं किया गया। महासभा चाहती तो प्रत्येक इकाई के अध्यक्ष को ये संविधान भिजवाती, उनको बोलती कि आपके कार्यकारिणी के या आपकी इकाई के आप चुनाव करवाएं। हाँ जी। लोगों ने मांग की, कई लोगों ने आरटीआई लगाया, उसके बाद ये संविधान उन्होंने वो भी पीडीएफ काफ़ी एक मंच पे पेश की। अच्छा। अखिल भारतीय विचार मंच चलता है, उसमें काफ़ी विरोध हुआ, तब उन्होंने मंच पे पीडीएफ काफ़ी भिजवाई कि ये संविधान पारित हुआ है। जबकि ये फरवरी 2020 में पारित हो चुका था, यानी रजिस्ट्रार की साइन हो गई थी। महासभा चाहती तो हर इकाई को निर्देश देती कि भाई ये संविधान, नया संविधान आ गया है, अध्यक्ष महोदय को भिजवाती उसकी कॉपी और बोलती कि आप अपनी इकाई में चुनाव करवाएं। और इकाई में यदि चुनाव होते तो इकाई अपने स्तर पे या तो वोटिंग से चुनाव कर सकती थी, या इस बीच मतदाता सदस्यों की लिस्ट बना सकती थी। मतदाता सदस्यों की एक वो यादी है महासभा के पास। जैसे मैं 1977 से मतदाता सदस्य हूँ। जी हाँ। इंदौर में यदि महासभा के कोई भी चुनाव होते तो मेरे को वोटिंग का राइट है इकाई के उसमें। अच्छा, मतदाता सदस्यों का भी ये थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं भी 1995 से इंदौर में रह रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक वोट नहीं दिया, क्योंकि मुझे न पता है न इसकी जानकारी है। तो कि जानकारी का अभाव या महासभा और इकाइयों के द्वारा लोगों को न जोड़ने की प्रक्रिया इसका कारण है? ये इकाई के न जोड़ने की प्रक्रिया है। इकाई को ये चाहिए कि कहीं भी कुछ कार्यक्रम हो, एक प्रतिनिधि इकाई का वहाँ बैठे और लोगों को मेंबर बनाए कि भाई आप महासभा के मेंबर बनो। हमारे यहाँ श्री लक्ष्मीनारायण जी कानून को कार्यालयीन सचिव हुआ करते थे महासभा के, यानी केसी पारे साहब के समय में लक्ष्मीनारायण जी कानून को। तो वो कहीं भी जाते थे, एक रसीद बुक उनके पास रहती थी, लोगों को महासभा का मेंबर बनाते थे। तो ये तो महासभा के पदाधिकारियों को चाहिए कि लोगों को महासभा से जोड़े। वर्तमान में चुनावी दौर है, इस चुनाव को लेकर आप समाज को कुछ अगर संदेश दे सकें, महासभा के चुनाव या इकाइयों को चुनाव को लेकर, कैसा व्यक्ति देखते हैं आप महासभा के अध्यक्ष के रूप में, समाज सेवक के रूप में? पहली बात तो महासभा के चुनाव
महासभा के चुनाव कब है अभी तो कुछ तय नहीं है, किंतु होना ये चाहिए कि महासभा ने सबसे पहले इकाइयों के चुनाव करवाना चाहिए। इकाइयों के चुनाव होंगे तो लोगों में जागरूकता आएगी। उसके बाद यदि कोई उम्मीदवार सामने आता है, जो भी हो XYZ, हर इकाई में यदि उम्मीदवार जाता है तो इकाई को ये चाहिए कि फलाने उम्मीदवार आ रहे हैं तो इकाई मतदाताओं को सूचित करे कि हमारे यहाँ ये आ रहे हैं, और इकाई के लोग ये फिर तय करें कि अपने को इस इकाई की ओर से किसको वोट देना है। क्योंकि क्या होता है कि 4 प्रतिनिधि उन्होंने बना दिए। उज्जैन चुनाव में जो 4 प्रतिनिधि बने थे, शैलेंद्र पुरे जी, एक कोई मुकेश शर्मा थी, एक श्रीमती संगीता शर्मा और एक और नाम भूल रहा हूँ। भाई शैलेंद्र पुरे जी तो निर्विवाद अध्यक्ष रहे। बाकी 3 लोग जो हैं, भाई आपको एक ही एरिया के लोग मिले कि आपको ये चाहिए था कि पहले इंदौर इकाई की पूरी मीटिंग बुलाते आप, और उनमें से बोलते कि भाई अपने को महासभा के चुनाव के लिए प्रतिनिधि चाहिए, वोटिंग होता है जैसे भी होता। हाँ, सही है। आपने यानी इकाई अध्यक्ष ने अपने हिसाब से नाम तय करके भिजवा दिए, तो ये गलत परिपाटी है, होना ये नहीं चाहिए। यानी किसी को भी इसमें किसी भी इकाई के अध्यक्ष को या पदाधिकारी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। एक निर्विवाद बात बोल रहा हूँ मैं। तो महासभा अध्यक्ष का चुनाव इकाई टू इकाई भी करवाया जा सकता है। हर इकाई अपने तरफ से सिलेक्ट कर ले जितने भी उम्मीदवार है उनमें से किसी को कर सकती है, और फिर उनकी मेजोरिटी देख के फिर अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। अरे पर शुरुआत तो इकाई के चुनाव होना चाहिए ना। हाँ, आज महासभा अध्यक्ष के आप बात कर रहे हो दिल्ली की, आपके इंदौर में चुनाव नहीं हो रहे हैं, आप अखिल भारतीय बात कर रहे हो। इंदौर इकाई की क्या गतिविधि है ये बताइए। 4 आपने इकाई अध्यक्ष बना दिए, उन्होंने क्या किया? आपने 3 महीने पहले 4 महीने पहले बनाए, उनसे आपने रिपोर्ट ली क्या कि भाई आपने क्या किया? मेरा किसी से विरोध नहीं है, न नागेश जोशी जी से है, न प्रमोद शर्मा जी से, न दिनेश बिलोरी से, न हेमंत गांव शिंदे जी से। पर इंदौर में भाई क्या प्रक्रिया आजमाई जा रही है? कल ये होगा कि जब भी महासभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, इंदौर से 4 नाम कोई भी छांट के वो भेज देंगे। आप इंदौर में पहले चुनाव तो करवाएं। आज इंदौर इकाई जो है, इंदौर इकाई में कम से कम महासभा का जो नया संविधान आया है, 200 मतदाताओं पे 1 प्रतिनिधि, तो कम से कम 20 मतदाता हो जाएंगे आपके इंदौर। अधिकतम 6 नहीं बता रहा हूँ मैं, अधिकतम तो भाई भोपाल में क्या पोजीशन है? कोलार में कम से कम 400 परिवार रह रहे हैं। हाँ, BHEL एरिया में रह रहे हैं, अयोध्या बाईपास पे रह रहे हैं। हर एरिया के लोगों की आप मीटिंग बुलवाओ और भाई नाम लो। एक चुनाव तो है कि भाई ये सक्रिय लोग हैं, ये समाज में काम करना चाहते हैं, आप उनको इकट्ठा तो करो। इकाई के चुनाव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इंदौर के अलावा खंडवा, खरगोन सभी तो लगभग सभी स्थिति है। यही पोजीशन है। खंडवा निमाड़ प्रांतीय धर्मशाला प्रतिनिधित्व करती है। अब जो निमाड़ प्रांतीय धर्मशाला के पदाधिकारी है वो वोट डालते हैं, वहाँ पे इकाई ऐसी कोई घोषित नहीं है। हाँ तो भाई आपको खंडवा इकाई जो है उसको चुनाव करवाना चाहिए। अब जैसा भी 2-4 दिन पहले एक बवाल मचा था उज्जैन के नाम पर। उज्जैन धर्मशाला वालों ने क्या किया है, एक समिति बनाई है धर्मशाला की, तो उज्जैन इकाई के नाम से बनाई। अब महासभा के जो संविधान है उसमें उज्जैन इकाई में शाजापुर जिला भी जोड़ा है। अब उज्जैन जिले में नागदा भी आता है। हाँ, न नागदा का उस इकाई में प्रतिनिधि है, न शाजापुर का है। जो धर्मशाला कमेटी है वो उज्जैन इकाई के नाम से दर्ज है। या तो महासभा ने जांच करना थी और नागदा, आपके बड़नगर या जो एरिया हैं उनकी अलग एक कमेटी बनाना थी। दादा एक थोड़ा सा यानी वो लोग तो आपके वोटिंग से वंचित है, वो महासभा में क्या हो रहा है उनको मालूम ही नहीं। आज मैंने सुना लोग बोलते हैं कि भाई 15 साल में या 10 साल में महासभा हर गांव-गांव पहुंच गई है।
भाई आपके नागदा बड़नगर में महासभा नहीं पहुंची है। आज जो आसपास के वहाँ के जिले वहाँ महासभा नहीं पहुंची है, तो अपन कैसे मान लें? आज नर्मदा प्रखर को मैं धन्यवाद दूंगा। पहले मैंने भी सोचा था कि भाई लोगों के अपन इंटरव्यू लें, पर साधन और व्यक्ति की कमी के कारण नहीं ले पाया। आप ये जो कर रहे हैं जन जागरण का, समाज जागरण का काम कर रहे हैं, शैलेंद्र भाई, आकाश भाई शर्मा मंडल जी और राज भाई साकल्य, आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आप ये नामदेव ब्राह्मण समाज में एक अलग जगह रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। आज आपके ये जो संदेश है पूरे समाज में जा रहा है और अखिल भारतीय स्तर पे जा रहा है। जी दादा, वो तो आप लोगों के तो ये संदेश गांव-गांव पहुँचे लोगों में, अलग जगह अखिल भारतीय स्तर पे जो हमारी महासभा है वो एकीकृत हो। आज जो पोजीशन बन रही है नए विधान के बाद, एक टूटन वाली बात आ रही है। इस विधान में एक विवादास्पद क्राइटेरिया है कार्यकारिणी के 51 वोटों की गिनती। वो 51 वोट महासभा द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, महासभा अध्यक्ष द्वारा, वर्तमान महासभा अध्यक्ष द्वारा। नैतिकता यह कहती है कि यदि समाज में दो फाड़ नहीं हो, इससे तो नहीं होंगे मैं नहीं सोचता, पर लोगों जो मैं पढ़ता हूँ व्हाट्सएप पे कि भाई हम समानांतर बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हाँ। तो भाई महासभा अध्यक्ष से गुजारिश है, एक अपील है कि आप नैतिकता के नाते सिर्फ आप वोट दें, कोई 51 नाम आप बोले ही नहीं। पर पहले भी स्वागत समिति, उनका ऐसा कहना है कि स्वागत समिति जो होती थी, हमने उस स्वागत समिति का रूप बदला है। आपका कहना सही है, स्वागत समिति जो होती थी उनका उद्देश्य बहुत उच्च स्तरीय होता था। व्यक्तियों में महानता देखते थे वो, कौन व्यक्ति कितना महान है, किसने कितनी समाज सेवा की है। आज जैसे रामनाथ जी, स्वर्गीय रामनाथ जी बिल्लोरे एडवोकेट साहब, उनका लंबा इतिहास रहा है समाज सेवा में। स्वर्गीय बाबूराव जी पटवारी साहब, BK नीलोसे जी, भाई यानी जिनको आपके स्वागत समिति ने चयन किया, आप एक उंगली नहीं उठा सकते। कालीचरण जी शक्कर का, यानी नाम सुन के मन ये हो जाता है, उनकी सेवाओं के प्रति नमन करने का मन होता है। तो आज जो पोजीशन है, आज तो ये पोजीशन बना दी है कि महासभा अध्यक्ष जिस उम्मीदवार पे हाथ रख देगा तो दूसरे उम्मीदवार को तो 0 से शुरू होना, और इनका तो 51 से शुरू हो जाएगा, 51 के 58, क्योंकि 2 महिला महासभा, यानी महिला महासभा अध्यक्ष महामंत्री, युवा महासभा अध्यक्ष महामंत्री, 4 वोट वो, कुल 58 वोट से शुरू होएगा वो व्यक्ति, यदि उनने तय कर लिया कि इस व्यक्ति को ही अपने को वोट देना है। आज जैसे तो आपके हिसाब से चुनाव यदि होते हैं महासभा के, और आप बोल रहे हैं कि यदि वर्तमान महासभा अध्यक्ष जो है या उनकी साइड से यदि कोई खड़ा होता है और 58 वोट वो लेके स्टार्ट चालू होता है अपने काम, और दूसरा जो व्यक्ति वो 0 से स्टार्ट होगा, तो क्या ये इसको किसी तरीके से रोका जा सकता है, या कोई कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है इसके लिए? देखिए, कानूनी प्रक्रिया का तो मैं समर्थन नहीं करूँगा, क्योंकि आप वकील है इसलिए मैंने ये नहीं, वो अपना सही है, वकालत अपनी जगह है, महाभारत अपनी जगह है, पर मैं नहीं चाहूँगा कि भाई कोई सामाजिक कार्य करता है या वो कोर्ट में जाए। क्यों कोर्ट में जाएंगे तो होता क्या है कि वहाँ की प्रक्रिया मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। एक बार चुनाव डिक्लेयर होने के बाद रुकते नहीं हैं, अननेसरी मन मुटाव पैदा होगा। इससे तो अच्छा है नैतिकता के नाते महासभा अध्यक्ष नाम ही नहीं दे कि भाई मैं विड्रॉ करता हूँ अपनी कार्यकारिणी। अच्छा, ये भी एक, यानी नैतिकता जो होती है, महासभा अध्यक्ष जब देख रहे हैं कि इतना विरोध हो रहा है तो भाई आप काम ही क्यों कर रहे हो, ये क्यों आप तो पद से हट रहे हो। आज आपने जिसका भी समर्थन किया, आपके द्वारा मनोनीत व्यक्ति तो उसी को वोट देगा। मान लो 2, 4, 5 हट भी गए उनमें से कि उनने कहा नहीं ये फलाना आदमी अच्छा है उसको वोट दें, पर बाकी तो आपके एहसान के तले दबे हैं।
अच्छा व्यक्ति कभी भी आप चुन के नहीं ला पाओगे। फिर आप समर्पित व्यक्ति जो समाज के प्रति समर्पित हो, वो न इतना पैसा खर्च कर सकता है, न हर स्थान पे जा सकता है। यानी पिछले 2 चुनाव तो इतने महंगे हुए हैं कि मुझे शर्म आती है कि नामदेव ब्राह्मण समाज में सिर्फ अध्यक्ष बनने के लिए आदमी इतना खर्चा कर रहा है। यानी या तो आप समाज से कुछ लेना चाहते हो। आज जो व्यक्ति फ्लाइट से नागपुर, रायपुर, बिलासपुर जा रहा है और उसके पीछे दूसरा उम्मीदवार भी जा रहा है कि ये गया है तो मैं भी जाऊं। पहले ऐसा नहीं होता था। आदमी एक जगह इकट्ठे होते थे, वहाँ तय होता था कि ये फलाने जी खड़े हो रहे हैं, आप इनमें से तय कर लो। पर दादा उसमें एक बात ये भी तो है कि वो जो लोग खड़े होते अच्छा, वोटर भी कौन होते हैं? हर जगह 4-4 वोटर। आज आप सिर्फ 4 वोट के लिए रायपुर जा रहे हो, बिलासपुर जा रहे हो, गुजरात जा रहे हो, भाई उतना ही पैसा आप समाज को दे दो ना, कहीं धर्मशाला बन रही है तो। और ये सुनो, उनका पर्सनल लुकआउट है नहीं, दैट्स प्रचार के लिए जो व्यक्ति जा रहा है अकेला नहीं जा रहा है, 4 जनों को साथ में लेके जा रहा है। पर्सनल लुकआउट है। अब जैसे जबलपुर में धर्मशाला बन रही है जी, तो भाई आप वहाँ दे दो और बोलो कि भाई आप हमारे को वोट देना। हालांकि एक रिश्वत ही है, पर भाई वहाँ समाज को तो मदद हो रही है आपकी। अब एक बात और मैं बताऊं, विवादास्पद बात है। क्योंकि आपने बोला कि 2 टूक बोलते हो, आप पत्रिका चला रहे हो तो बोलना मेरा अधिकार है। जी हाँ। नागपुर में पहले एक कमेटी को आपने मान्यता दी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव संतोष साकल्य अध्यक्ष नागपुर इकाई। थोड़ा वो ये गद्दा पीछे की संतोष जी साकल्य नागपुर इकाई अध्यक्ष। उसके बाद क्या हुआ, महासभा की तरफ से कुछ लोग गए वहाँ, कमेटियों में विवाद थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। महासभा के 2 उपाध्यक्ष गए और भी लोग गए। उन्होंने एक और कमेटी बना दी। आज की तारीख में नागपुर में 2 कमेटियां हैं, दोनों अपने को इकाई बोलती है। और हमको चूंकि वहाँ से न्यूज आती है तो दोनों की न्यूज हमको इकाई के नाम से ही छापना पड़ती है। अच्छा। नागपुर इकाई अध्यक्ष ये शरद जोश काशू जी, एक इकाई के अध्यक्ष संतोष जी बिल्लो। तो अभी महासभा के अब जब वोटिंग की बात आएगी, क्योंकि एक इकाई को जिसको आपने मान्यता दी है वो आपको वोट देने आएंगे। हाँ। है ना। इसकी अपेक्षा आप ये करते कि यदि आपकी कमेटी गई थी वहाँ पे, पूरे लोगों को आप आमंत्रित करते महासभा की ओर से और गुप्त मतदान के द्वारा वहाँ पे चुनाव करवा देते कि भाई हम नागपुर इकाई के चुनाव करवा रहे हैं। हाँ, ये किया जा सकता। तो वो जो कमेटी होती वो सर्वमान्य होती। आज वहाँ तो अपने एक तो पहले की कमेटी और बाद की कमेटी। आपका कहने का मतलब ये जो मुझे समझ में आ रहा है कि यदि उन्होंने शरद काशू जी की कमेटी को इकाई की मान्यता दी है तो उनकी कमेटी से जो 4 लोग आएंगे वो वर्तमान महासभा अध्यक्ष के पक्ष में ही वोट करेंगे। बिल्कुल, मतलब वहाँ का जिनको फिक्स ये है। फिक्स है। यानी ऐसा लगता है, आदमी के मन में क्या है अपन नहीं जान सकते। हाँ, वो नहीं पर देख ऐसा लगता है कि भाई वो तो चूंकि आपने मान्यता दी थी इसलिए हम आपको वोट देंगे। या मान लो उस कमेटी का भी कोई, यानी वर्तमान कमेटी में से कोई व्यक्ति अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ता है तो वो तो उन कार्यकारिणी वालों से पूर्व से परिचित है, तो उनको ही वोट देंगे ना, नए व्यक्ति को क्यों देंगे। इसीलिए आप बोल रहे हो कि पहले इकाई के चुनाव, पहले इकाई के चुनाव होना चाहिए। सभी आपके हिसाब से सभी इकाइयों के चुनाव होना चाहिए। जिनको 3 साल हो गए वही इकाई के चुनाव हो, जिनको 1 या 2 साल हो भाई गए। महासभा के संविधान में तो ये है कि महासभा के चुनाव के पूर्व इकाई के चुनाव होना चाहिए। सभी इकाइयां ये भी लिखा है कि 3 साल इकाई के होने चाहिए। सभा के यदि चुनाव हो रहे हैं तो आपने इकाई के चुनाव करवाना चाहिए। जैसा कि मैं बता रहा था, सेंधवा इकाई रजिस्टर्ड इकाई है, उज्जैन इकाई रजिस्टर्ड इकाई है, तो इनको तो अपने समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार चुनाव करवाना पड़ेंगे। तो उसमें महासभा कोई दखल ही नहीं दे सकती। उनको जब वो होगा अपना चुनाव करवाएंगे।
कानूनी रूप से तो मान्य करना पड़ेंगे ना आपको। पर इनको तो महासभा की यदि इकाई है तो महासभा के संविधान को मानना पड़ेगा। ये महासभा का लुकआउट है, महासभा उसको कैसे देखती कैसे देखती है आज अपन तो बोल नहीं सकते भाई, क्योंकि क्या है कि आपसी विरोधाभास हो सकता है उसमें। है? तो एक अंत में क्वेश्चन ये है कि नया जो महासभा अध्यक्ष जो भी आए उनसे क्या अपेक्षाएं की जा सकती समाज की, समाज क्या अपेक्षा कर सकता है? सबसे पहली अपेक्षा तो ये कि ये जो नामजद करने का है ये बंद होना चाहिए। अर्थात यानी मतदाताओं को जो नामांकित किया जाता है, जैसे अभी महासभा के जो चुनाव होने वाले हैं, कौन 51 कार्यकारिणी के लोग डालेंगे ये कहीं तय नहीं है। अच्छा, ये तो महासभा अध्यक्ष ने पहले से बताना चाहिए ना भी ये 51 लोग वोटर रहेंगे। ठीक। आज जो प्रत्याशी खड़ा होगा उनसे कैसे संपर्क करेगा? आप इन टाइम पे चुनाव के टाइम वोटर लिस्ट दोगे अच्छा, तो ये जो है ये समाप्त होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, प्रत्येक इकाई के पहले चुनाव होना चाहिए। ये तो संविधान में लिखा ही है। हाँ, लेकिन जो अब नया जो आएगा उसको समाज उससे क्या अपेक्षाएं कर सकता है? समाज को क्या पिछले 100 साल में महासभाओं से नहीं मिला जो अब आगे उम्मीद की जा सकती कि ये महासभा उसको दे? देखिए, महासभा अध्यक्ष का पद कोई लाभ का पद नहीं है। जी हाँ। आदमी सेवा करना चाहता है, समाज की अपने तय जो अच्छे काम कर सकता है वो करे। अपेक्षाएं तो आदमी की बहुत होती है, जी। किंतु एक दृष्टिकोण काम करने वाले का होता है कि मुझे इस लाइन में काम करना है, जी हाँ। तो वो अपना मंतव्य बताए कि भाई मैं समाज के लिए ये करना चाहता हूँ। एक तरह से अपना घोषणा पत्र जारी करे। घोषणा पत्र जारी करें। ये इकाइयों में भी करना चाहिए। यानी जहाँ भी वो होगी भाई, हम अब सबसे बड़ी बात एकता, एकता। कि भाई हम समाज में सबको साथ में लेके चले। आज अपन राजनीतिक घोषणा कर नहीं सकते, जी। बेरोजगार हटाने की घोषणा कर नहीं सकते। ये अपन कर सकते हैं कि भाई महासभा अध्यक्ष ये करे कि भाई समाज में आपसी सामंजस्य स्थापित हो, समाज में एकता बनी रहे, वे वो काम करे। जी ठीक है दादा, धन्यवाद। आपने बड़ी बेबाकी से अपनी राय दी है और उम्मीद करते हैं कि इससे समाज को और महासभा को सही दिशा मिलेगी और बहुत सारे काम वो आगे कर सकेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई सरमंडल जी, शैलेंद्र पुरे जी एवं शैलेंद्र पारे जी और राजेश साकल्य जी, आप मेरे घर पधारे, मुझे अवसर दिया। साथ ही में यदि मेरे इस साक्षात्कार में किसी की अवमानना हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अपने विचार में बेबाकी से रख रहा था। यदि कोई किसी के प्रति ऐसी बात कही हो जो बुरा लगने योग्य हो तो खेद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, अवसर दिया।